हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, मानव का जनन तंत्र पढ़ रहे थे। और स्टार्टिंग में क्लास में हमने देखा था कि जो जनन तंत्र है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। और पिछली क्लास तक हमने लगभग नर जनन तंत्र के बारे में पूरी स्टडी कर ली थी कि नर जनन तंत्र में मुख्य जो भाग होते हैं जिसके द्वारा युग्मक गैमेट्स का निर्माण किया जाता है वो मुख्य जनन अंग हो गए, जबकि युग्मकों के निर्माण में उनको परिवहन करने के लिए जो अंग सहायता करेंगे उनको बोला जाता है सहायक जनन अंग। और उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार देखिए वापस। जो मुख्य जनन अंग होते हैं नर में, मुख्य जनन अंग टेस्टिज या वृषण को बोला जाता है, जबकि सहायक जनन अंग जो सहायता प्रदान करते हैं युग्मकों के परिवहन में, सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग के अंदर हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहला है अधिवृषण, फिर शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, ठीक है। और उसके अलावा काउपर ग्रंथियां, काउपर ग्लैंड्स या बल्बो यूरिथ्रिल ग्लैंड्स, काउपर ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथियां, पेनिस और मूत्र मार्ग। ये सब हमने डिस्कस किया था कि जो मुख्य ऑर्गन होता है जिसके द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन किया जाता है, युग्मकों का निर्माण किया जाता है, उसे मुख्य जनन अंग बोला जाता है। और सहायक जनन अंग के अंदर क्या क्या आएंगे। सहायक जनन अंग के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, जो कोमा के आकार की संरचना होती है, वृषण पर तिरछे रूप में रहती है। और उसके अलावा उसके द्वारा स्पर्म को है वो एक्टिव बनाते हैं, ये स्पर्म को एक्टिव सक्रियता प्रदान करते हैं। फिर अधिवृषण जहाँ पर कंप्लीट होता है वहाँ पर एक नली जैसी संरचना प्रारंभ होती है जिसको शुक्रवाहिनी बोलते हैं। इसका कार्य क्या है, इसका काम है स्पर्म को अधिवृषण से ले जाकर जो एम्पुला वाला भाग है, इसका अंतिम भाग, चौड़ा भाग, उस भाग के अंदर ले जाकर छोड़ना। अब देखिए इसके अंदर स्पर्म है वो आसानी से गति कर पाए, इसके लिए क्या होता है कि एक तो इसके अंदर कुछ कोशिकाएं होती है जो लस से पदार्थ का निर्माण करती है, जिससे इनकी जो आंतरिक केविटी होती है, आंतरिक गुहा होती है, वो चिकनी हो जाती है, जिससे स्पर्म है वो आसानी से गति कर पाते हैं। और उसके अलावा इस भाग के अंदर इस प्रकार की तरंगीय गति उत्पन्न होती है जिससे स्पर्म है वो आसानी से आगे पास हो जाते हैं। फिर देखिए जो शुक्रवाहिनी का अंतिम भाग होता है वो कीप नुमा होता है, जिसके अंदर स्पर्म होता है वो थोड़े टाइम के लिए क्या रहता है, स्टोर रहता है। क्यों रहता है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि जो शुक्राशय है इसके द्वारा भी कुछ रस का निर्माण किया जाता है जिसके अंदर फ्रक्टोज होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती है जो सीमन का कितना परसेंट एरिया बनाता है, कितना परसेंट भाग बनाता है, 60% भाग बनाता है, ठीक है। तो देखिए शुक्रवाहिनी से स्पर्म आए और शुक्राशय के द्वारा जो लिक्विड आया उनसे मिलकर, और कुछ ग्रंथियां होती है जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, इनके द्वारा भी 20 से 25% सीमन का भाग बनाया जाता है। तो इन सब ग्रंथियों के स्राव मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, सीमन का निर्माण करते हैं। और फिर उसे सीसन और मूत्र मार्ग के माध्यम से मादा की योनि के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। आज हम क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र यानी नर जनन तंत्र के मुख्य भाग। जिस प्रकार वृषण या टेस्टिस थे उसी प्रकार मादा के अंदर मुख्य जननिक भाग क्या होता है, अंडाशय या ओवेरी। और सहायक जनन अंग होते हैं अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, वो सब संरचना है वो सहायक अंग होती है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मादा जनन तंत्र। देखिए सबसे पहला पॉइंट वही जो हमने नर जनन तंत्र में पढ़ा था, मुख्य इसके अंदर जनन अंग कौन सा होता है, मादा में मुख्य जनन अंग किसे बोला जाता है, ओवेरी या अंडाशय को।
देखिए स्टूडेंट्स, कल भी मैंने आपको बताया था कि मुख्य जनन अंग हम उसी को बोलेंगे जो ऑर्गन गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, युग्मक का निर्माण करेगा। तो नर के अंदर वृषण के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण किया गया था और मादा के अंदर अंडाशय के द्वारा अंडाणु का निर्माण किया जाता है। आपको पता है मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है और नर युग्मक है वो शुक्राणु कहलाता है। तो स्पर्म शुक्राणु का निर्माण करने वाला वृषण होता है, इसलिए उसको मुख्य जनन अंग बोला गया। जबकि मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण किसके द्वारा होता है? अंडाशय के द्वारा होता है, ओवेरी के द्वारा होता है, इसलिए ओवेरी या अंडाशय को मुख्य जनन अंग बोला जाता है। उसके अलावा सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं मादा में? सहायक जनन अंग, तो देखिए सहायक जनन अंग में मानव शरीर के अंदर मादा में 2 अंडाशय होते हैं और प्रत्येक अंडाशय से एक एक नली जैसी संरचना निकलती है जिसे अंडवाहिनी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए सहायक जनन अंग में अंडवाहिनी, ओविडक्ट भी बोला जाता है इसे। फिर उसके बाद आता है गर्भाशय, गर्भाशय के बाद योनि। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन कौन से अंग है वो मुख्य जनन अंग होते हैं मादा में और कौन कौन से सहायक जनन अंग होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मुख्य जनन अंग तो होगा अंडाशय और सहायक जनन अंग हो गए अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। तो देखिए इनकी किस प्रकार स्ट्रक्चर होती है। देखिए स्टूडेंट, जो आपके सामने मादा जनन अंग का डायग्राम है, देखिए जो गर्भाशय इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ये जो आपके संरचनाएं बीच वाली ये क्या कहलाती है? गर्भाशय। ये जो आपको 2 अंडे आकार की संरचनाएं दिखाई दे रही है इनको क्या बोलेंगे? अंडाशय। मादा मानव के अंदर 1 जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं यानी संख्या में 2। और अंडाशय के पास ये जो इस प्रकार की अंगुली जैसी संरचना वाली स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रही है और यहाँ गर्भाशय तक आ रही है, इसको क्या बोला जाता है? अंडवाहिनी। ये भाग कहलाता है योनि मार्ग। देखिए इस प्रकार की आगे अंगुली जैसी संरचना क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही ओवेरी के द्वारा ओवम रिलीज किया जाता है, अंडाशय के द्वारा जैसे ही अंडे का उत्सर्जन किया जाता है, तो ये संरचनाएं क्या करती है? अंडे को पकड़ लेती है और फिर आगे यहाँ वाला जो भाग है इस भाग को क्या बोला जाता है? इस्थमस बोला जाता है। अंडवाहिनी का वह भाग जहां पर निषेचन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है, कंप्लीट होती है, उस भाग को क्या बोला जाएगा? इस्थमस बोला जाएगा। देखिए कैसे ये जो अंडाशय इनके द्वारा अंडाणु का निर्माण किया जाएगा। अब इसका निर्माण का क्या प्रोसेस होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार मैं बेसिक बता रही हूँ आपको कि किस प्रकार जो मादा जनन अंग के अंदर है वो क्रियाविधि होती है। तो अंडाशय के द्वारा अंडाणु का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक महीने में 1 अंडाशय सक्रिय रहता है, यानी
हर महीने एक अंडाणु का निर्माण होता है, तो पहले महीने ये अंडाशय सक्रिय रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर वापस ये। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों अंडाशय भी एक साथ सक्रिय होते हैं, तो एक महीने में 2 ओवम्स रिलीज हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या सिचुएशन होता है कि प्रत्येक मंथ के अंदर जो एक ओवेरी है वही सक्रिय रहती है और एक ओवम का निर्माण करती है। अब देखिए, मान लीजिए इस अंडाशय से अंडाणु निकला, तो अंडाणु यहाँ जैसे ही निकला तो ये जो अंडाशय अंडवाहिनी वाला भाग है, इस प्रकार का अंगुली जैसी वाली संरचना, वो क्या करेगी, इसको पकड़ लेगी अंडाणु को। और अब ये अंडाणु यहाँ से गति करता हुआ यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आकर ये रुक जाएगा। यहाँ से स्पर्म आएंगे गति करते हुए और इस भाग तक पहुंचेंगे, और यहाँ पर इन दोनों के मिलने से निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी और किसका निर्माण हो जाएगा, युग्मनज का निर्माण हो जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट किस किस के मिलने से बना, ओवम और स्पर्म के मिलने से बना, यानी अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से जो द्विगुणित संरचना बनती है उसको क्या बोला जाता है, युग्मनज या जाइगोट बोला जाता है। अब जैसे ये जाइगोट का निर्माण हो गया है, ये जाइगोट क्या करेगा, यहाँ से गति करना स्टार्ट करेगा। ये जाइगोट यहाँ से गति करना स्टार्ट करेगा और आकर गर्भाशय के अंदर है वो रोपित हो जाएगा और गर्भ धारण की अवस्था है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो ठीक है, तो मुख्य रूप से युग्मक का निर्माण किसने किया, अंडाशय ने किया कि नहीं किया, इसलिए अंडाशय को बोला जाता है मुख्य जनन अंग। और दूसरे जो अंग है, एक तो अंडवाहिनी ये युग्मक को ले जाने का काम कर रही है, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट करवा रही है। फिर गर्भाशय वाला भाग है जो गर्भ धारण में सहायता कर रहा है, यानी जनन प्रक्रिया का जो प्रोसेस चलता है उसके अंदर ये अंग सहायता करता है। योनि मार्ग के द्वारा भी शुक्राणुओं को एक्सेप्ट किया जाता है और आगे ट्रांसफर किया जाता है। तो ये सारे जो ऑर्गन है ये युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया के बाद जो प्रोसेस होता है जाइगोट बनने तक का, उनमें सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए इनको सहायक जनन अंग बोला जाता है। जबकि ओवेरी या अंडाशय के अंदर युग्मक का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसे मुख्य जनन अंग बोला जाता है। तो वापस स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो सकती है, आपको पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा जो आपके मुख्य जनन अंग है, आपके पहला गर्भाशय दिया हुआ हो सकता है, तो ध्यान रखना गर्भाशय मुख्य जनन अंग नहीं है। मुख्य जनन अंग हम उससे बोलेंगे जो युग्मक का निर्माण करेगा, और युग्मक का निर्माण कौन करता है, अंडाशय करता है, इसलिए अंडाशय को मुख्य जनन अंग, जबकि इनको क्या बोला जाता है, सहायक जनन अंग। नोट कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं, एक एक अंगों को लेकर विस्तार से पढ़ते हैं इनके बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अंडाशय या ओवेरी के बारे में।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि मादा मनुष्य के अंदर ओवेरी अंडाशय है वो एक जोड़ी पाए जाते हैं, यानी संख्या में 2 होते हैं। मादा में एक जोड़ी अंडाशय अंडाशय के द्वारा मादा युग्मक अंड का निर्माण किया जाता है। अब देखिए अंडाशय की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। ये अंडे के आकार का इस प्रकार का अंडाशय होता है और इसके अंदर छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती है जो विभाजन करती रहती है और अंडे का निर्माण करेगी, उनको क्या बोला जाता है? पुटकीय कोशिकाएं बोला जाता है। देखिए ये आकार में सबसे पहले छोटी थी, फिर धीरे धीरे इनका आकार बढ़ रहा है और लास्ट के अंदर ये क्या कर देती है? फट जाती है और इनमें से क्या मुक्त होता है? अंडाणु मुक्त होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर किसकी है? अंडाशय की। और अंडाशय के अंदर ये संरचनाएं क्या कहलाती है? जो क्रमशः वृद्धि कर रही है उनको प्राथमिक पुटक बोला जाता है। प्राथमिक पुटक। और इन प्राथमिक पुटकों के अंदर कंटिन्यू इनका आकार बढ़ता जाता है और इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अंत में जो विकसित पुटक होता है उसको क्या बोला जाता है? ग्राफियन पुटक। ग्राफियन पुटक। और ये जब ग्राफियन पुटक परिपक्व हो जाता है तो ये फट जाता है और फटकर किसका निर्माण करता है? अंडाणु का, जो क्या है? मादा युग्मक है। इस समय इसके अंदर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन ध्यान रखना जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है इस अंडाणु के अंदर वो निषेचन के समय होता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि अंडाणु जब रिलीज होता है अंडाशय से तो उसमें कौन सा अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हुआ होता है? तो इसके अंदर फर्स्ट जो मियोसिस है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन है वो अंडाणु में तब होगा जब निषेचन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्राफियन पुटक इसको बोलेंगे परिपक्व पुटक जो फटकर अंडाणु का निर्माण करता है, उसे क्या बोला जाता है? ग्राफियन पुटक। अब जैसे ये फट गया तो इसमें से ओवम है वो रिलीज हो गया, तो शेष जो ग्राफियन पुटक बचता है वो 2 प्रकार के हार्मोनों का निर्माण करता है। एक तो आपने सुना होगा एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। और ये दोनों हार्मोन है वो गर्भधारण की प्रक्रिया के लिए सुगम होते हैं, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, जिनमें ये स्तन ग्रंथियों का विकास करेंगे और उसके अलावा इनके द्वारा गर्भाशय की दीवार को रीजनरेट किया जाता है, उसे मजबूत बनाया जाता है ताकि गर्भधारण के लिए आवश्यक हो। इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भधारण हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जैसे ही ग्राफियन पुट्टिका से स्रावित होगा तो ये क्या करेगा? गर्भाशय की आंतरिक जो दीवार होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है, जो हर मंथ के लास्ट में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो टूट कर गिर जाती है, तो यदि निषेचन की प्रक्रिया हो गई तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? उस एंडोमेट्रियम को टूटने नहीं देता है, उसको मेंटेन रखता है और मेंटेन रखने से ही गर्भधारण की अवस्था है वो बनी रह सकती है। अगर एंडोमेट्रियम टूट गई तो गर्भधारण नहीं हो सकता। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है और गर्भधारण की अवस्था के लिए हार्मोन बहुत आवश्यक होता है। यदि गर्भधारण के समय गर्भावस्था के समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है तो गर्भपात हो सकता है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो अति आवश्यक होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? गर्भधारण हार्मोन बोला जाता है। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या काम करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन मानव मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बनाए रखता है और उसके अलावा इसके द्वारा स्तन ग्रंथियों का विकास किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया, इसको मैं लाइनों के रूप में भी लिखवाऊंगी। वापस मैं समझा रही हूँ कि मानव मादा के अंदर 2 अंडाशय पाए जाते हैं, प्रत्येक महीने एक अंडाशय सक्रिय रहेगा तो दूसरा निष्क्रिय रहेगा, फिर अगले महीना दूसरा सक्रिय रहेगा तो वो पहले वाला निष्क्रिय रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि दोनों ही सक्रिय हो जाते हैं और दोनों ही अंडाणुओं का निर्माण कर देते हैं।
अब देखिए अंडाशय के अंदर जो छोटे छोटे पुटक होते हैं उन्हें प्राथमिक पुटक बोला जाता है। इनके अंदर कंटिन्यू विभाजन होता रहता है इनकी कोशिकाओं में, और इनका आकार है वो बड़ा होता जाता है। और जो इनका परिपक्व लास्ट में जो अंडक होता है, पुटक होता है, उसको क्या बोला जाता है? ग्राफियन पुटक बोला जाता है। और जैसे ही ग्राफियन पुटक फटता है उसके द्वारा अंडा ओवम रिलीज किया जाता है। और मैंने आपको बताया था ओवम जैसे ही अंडाशय से निकलेगा तो उसको कौन पकड़ लेगी? अंडवाहिनी पकड़ लेगी और अपने इस्तमस वाले भाग में ले जाएगी जहां पर स्पर्म आते हैं और जो जाइगोट बनता है यानी निषेचन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। अब देखिए ये जो अंडाणु बन गया और बाकी बची हुई ग्राफियन पुट्टिका क्या काम करेगी? ग्राफियन पुट्टिका दो हार्मोनों का निर्माण करती है जिनको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। प्रोजेस्टेरोन गर्भधारण में सहायक होता है, जबकि एस्ट्रोजन स्तन ग्रंथियों के विकास में और मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बनाए रखता है। अब देखिए ये जो ग्राफियन पुटक था ये किसके अंदर था? अंडाशय के अंदर ही था, इसलिए अंडाशय के ही दोनों हार्मोन माने जाएंगे। आपको पूछा जा सकता है कि अंडाशय के द्वारा किन दो हार्मोनों का निर्माण किया जाता है? तो अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है, जो हार्मोन अलग अलग रूप से कार्य करता है। बाकी जो ये पुटक शेष जो पुटक बचता है ना वो आर्तव चक्र के द्वारा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा शरीर से बाहर है वो निकाल दिया जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इनको पॉइंट्स के रूप में लिखवाती हूँ। जो जो हमने अभी इस डायग्राम के अंदर देखा है वो सब हम लाइनों में लिखेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। तो इसके नेक्स्ट हम लाइनें लिखते हैं। अंडाशय में प्राथमिक पुटकों में लगातार विभाजन से वृद्धि होती है तथा अंतिम विकसित पुटक ग्राफियन पुटक कहलाता है। जो फटकर अंडाणु मुक्त करता है। ग्राफियन पुटक की कोशिकाओं के द्वारा ग्राफियन पुटक की कोशिकाओं के द्वारा एक पीले पदार्थ का स्राव किया जाता है जिसे
कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले हम देखते हैं अंडाशय में प्राथमिक पुटकों में लगातार वृद्धि होती है और अंतिम विकसित पुटक क्या कहलाता है, ग्राफियन पुटक कहलाता है। और इस ग्राफियन पुटक के फटने से ही क्या मुक्त होता है, अंडाणु मुक्त होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ग्राफियन पुटक के द्वारा दो हार्मोनों का निर्माण किया जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ग्राफियन पुटक के किस संरचना के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होगा? तो देखिए ग्राफियन पुटक की कोशिकाओं के द्वारा एक पीले पदार्थ का निर्माण किया जाता है और उसका नाम क्या है, कार्पस ल्यूटियम। इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। तो यहां तक नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो अब हम देखते हैं कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी शरीर का ऑर्गन जो हार्मोन को स्रावित करता है उसे अंतःस्रावी ग्रंथि बोला जाता है। तो ये कार्पस ल्यूटियम भी दो हार्मोनों का निर्माण करता है, अतः ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। तो देखिए नेक्स्ट, कार्पस ल्यूटियम द्वारा, कार्पस ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में, अंतःस्रावी ग्रंथि रूप में कार्य करता है तथा इसके द्वारा दो हार्मोनों का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा दो हार्मोनों का निर्माण किया जाता है। एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को क्या बोला जाता है, गर्भधारण हार्मोन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कार्पस ल्यूटियम संरचना है वो अंडाशय के अंदर पाई जाती है, इसलिए इन हार्मोनों की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी जाती है, अंडाशय के द्वारा मानी जाती है। पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है, तो ओवेरी या अंडाशय के द्वारा किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो गर्भधारण हार्मोन कहलाता है, क्योंकि ये गर्भावस्था बनाए रखने के लिए सहायक होता है, यानी गर्भावस्था बनाए रखने में और उसके अलावा ये दोनों हार्मोन क्या काम करेंगे, स्तन ग्रंथियों का विकास करवाएंगे और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बनाए रखते हैं। ये दोनों हार्मोन स्तन ग्रंथियों तथा गर्भाशय की भित्तियों पर
गर्भाशय की भित्तियों पर कार्य करते हैं। आया समझ में आपको पॉइंट? तो नोट कर लीजिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रत्येक अंडाशय के द्वारा जो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है और ग्राफियन पुटक बनता है, जो फटकर क्या करता है, अंडा ओवम रिलीज कर देता है। अब देखिए, जो ग्राफियन पुटक फट गया और उसने ओवम को रिलीज कर दिया, तो जो बचा हुआ ग्राफियन पुटक होगा उसका क्या होगा, यानी अंडाशय के जो पुटक थे वो वृद्धि करते करते लास्ट में क्या बन गए, ग्राफियन पुटक बन गए। और उस ग्राफियन पुटक ने फटकर अंडे को रिलीज कर दिया, तो जो बचा हुआ ग्राफियन पुटक होगा उसका क्या होगा। तो प्रत्येक महीने जो ग्राफियन पुटक बनते हैं महिला के अंडाशय में, इस प्रकार पूरी अवस्था के अंदर, जनन अवस्था के अंदर उनके दोनों अंडाशय में लगभग 4 लाख ग्राफियन पुटक बन जाते हैं और उनका आर्तव चक्र के साथ है वो शरीर से निष्कासन कर दिया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, महिला में वयस्क अवस्था में दोनों अंडाशयों में लगभग 4 लाख ग्राफियन पुटक बनते हैं। जिन्हें आर्तव चक्र के साथ शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी ग्राफियन पुटक ने ओवम रिलीज कर दिया, तो जो बाकी शेष अपशिष्ट पदार्थ बचा है कार्पस ल्यूटियम, जो कोई काम की संरचना नहीं है, उसने हार्मोन भी निकाल दिया। और जो ग्राफियन पुटक बच गए आपके, उसको क्या किया जाता है, जो वार्तव चक्र के अंदर जो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति एंडोमेट्रियम के टूटने से रक्तस्राव होता है, तो उसके साथ इन ग्राफियन पुटक को भी शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने अंडाशय के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ा कि किस प्रकार अंडाशय में पुटकों की वृद्धि होती है, ग्राफियन पुटक बनता है
और ओवम रिलीज होता है, फिर बचा हुआ कार्पस ल्यूटियम क्या कहलाता है और उसको क्या करते हैं, उस हार्मोनों का क्या काम है, वो सब हमने अंडाशय के बारे में विस्तार से पढ़ लिया। तो ये हमने मुख्य जनन अंग को पढ़ लिया मादा के। बाकी जो सहायक जनन अंग है, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि मार्ग, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।